हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास चल रही है जो कि यूपी पॉलिटेक्निक में फोर्थ सेमेस्टर के लगभग हर ब्रांच में होता है और हम इसके कई सारे लेक्चर्स दे चुके हैं और उसी में ये अगला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्षमता गुणांक की, या फिर कभी कभी इसे क्षमता गुणक भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। तो पूरा डिस्कस करेंगे हम कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। हमने सबका मिक्सचर करके और ये बहुत ही अच्छे तरह से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्षमता गुणांक जो है वो ऐसा समझ में आ जाएगा जो फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और नोट्स हम इसके पीडीएफ फॉर्म में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उन नोट्स से पढ़ सकते हैं। और फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे छात्र हैं विशाल, सविता, जिन्होंने जो है बड़ी मेहनत से हमारे साथ डिस्कशन करके और फिर ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्षमता गुणक यानी कि कैपेसिटी फैक्टर या फिर क्षमता गुणांक, ये क्या चीज़ होती है? तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लिया, सपोज करिए कोई आपके पास सिस्टम है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर ये फुल स्ट्रेंथ पे काम करे, पूरी जितना इसका जोर है, जितना मैक्सिमम ये बना सकता है, जितनी बिजली या जितना भी ऊर्जा बना सकता है, वो एक अमाउंट हो गई। और फिर मान लिया सपोज किसी दिन उसने कितनी बनाई, तो हो सकता है कभी किसी दिन कम बना पाए, किसी दिन ज्यादा बना पाए। जैसे मान लिया सपोज करिए सूर्य से बिजली बनाने वाले के लिए आपने सोलर पैनल लगाया, तो गर्मियों में ज्यादा बना लेगा लेकिन जाड़ों में कम बना पाएगा, रात में बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जा करके कि कितनी बिजली उसने बनाई और कितनी वो मैक्सिमम बना सकता था, इन्हीं दोनों चीजों का अगर हम रेशियो ले लें, इन्हीं दोनों चीजों का अगर हम अनुपात ले लें, तो ये हमारा उस क्षमता गुणांक या फिर कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। डेफिनेशन देखिए क्या लिखी जाएगी। क्षमता गुणक कारक किसी अवधि में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन, कितना वास्तव में उसने जनरेट किया, और उसी अवधि में अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन का इकाई रहित अनुपात होता है। इकाई रहित क्यों होगा? क्योंकि विद्युत ऊर्जा ऊपर भी रहेगी और रेशियो उसका विद्युत ऊर्जा से ही लेना है, तो इस वजह से यूनिट्स कट जाएंगी, इसलिए उसमें कोई यूनिट इसकी नहीं आएगी। तो ये मात्रक विहीन होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे और फॉर्मूले में क्या करेंगे, वही फॉर्मूला आ जाएगा कि वास्तविक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ये देखिए वास्तविक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हमने ऊपर रखा है, और उसके बाद जो है वो अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ये हमने नीचे रखा है। इसका रेशियो जो है क्षमता गुणांक है। विद्युत ऊर्जा ऊपर भी है, विद्युत ऊर्जा नीचे भी है, इसलिए यूनिट्स कट जाएंगी, इसीलिए ये आपका मात्रक विहीन होगा जा करके। और ये दोनों चीजें समान समय में होनी चाहिए। जैसे मान लिया सपोज करिए आपने पूरा 24 घंटे ले लिया, तो 24 घंटे में ये कितनी बना सकता था? मान लिया 100 वाट बना सकता था या 100 जूल बना सकता था, और 24 घंटे में ही बना कितनी पाया? मान लिया सपोज धूप नहीं थी ज्यादा, तो 50 जूल ही बन पाया। तो 50 और 100 से काट दीजिए 1/2, यानी कि क्षमता गुणांक जो है वो उसका 0.5 होगा जा करके। तो जाहिर सी बात है, अलग अलग दिनों में अलग अलग सिचुएशंस में इसकी वैल्यू जो है वो बदला भी करेगी। कि जैसे मान लिया सोलर पैनल लगा लिया आपने, तो रात में कुछ और आएगा, दिन में कुछ और आएगा, गर्मियों में कुछ और आएगा, जाड़ों में कुछ और आएगा। तो यही चीज हम अब डिस्कस करेंगे, क्षमता गुणांक की निर्भरता, कैपेसिटी डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटी फैक्टर। मतलब हमारा जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो किन किन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए, ये चीज सिंपली आप शुरू की एक दो लाइनें छोड़ सकते हैं और सीधे जो है वो या फिर देख लीजिए, क्षमता गुणांक और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन विभिन्न कारणों की वजह से बहुत भिन्न भिन्न होता है। क्षमता गुणांक किसी भी अवधि के दौरान उपलब्ध गुणक या अपटाइम से अधिक नहीं हो सकता है। विभिन्न कारणों में बिजली उत्पादन संयंत्र का डिजाइन, उसका स्थान, बिजली उत्पादन संयंत्र का प्रकार और उसमें किस प्रकार के ईंधन या नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, तथा स्थानीय मौसम की स्थिति, इस और बाजार की शक्तियां और नियामक बाधाओं और इनके अधीन हो सकता है। मतलब ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं कैपेसिटी फैक्टर को। हालांकि मौसमी उतार चढ़ाव में अंतर्दृष्टि हासिल करने के लिए इसकी गणना 1 महीने के लिए भी की जा सकती है। मौसम का बदलना, अगर आप जितना लंबा टाइम लेंगे तो उतना ही वेरिएशन जो है वो इसके अंदर कम होते चले जाएंगे।
तो ये अगर पूछा जाता है पेपर में आपसे कि कैपेसिटी फैक्टर क्या है और किस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता गुणक पर चर्चा। मतलब नवीनीकरणीय मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, उनके जो पावर प्लांट होंगे, उनकी जो अगर हम कैपेसिटी फैक्टर निकालें तो वो लगभग कितनी कितनी होती है। तो आप देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पवन ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणक निकालते हैं। हमारे सिलेबस में पवन ऊर्जा का दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास जो है वो सौर ऊर्जा का दिया हुआ है। ये दो चीज़ें जो है वो हमारे सिलेबस में दी हुई हैं, जो कि आपको डिटेल में पढ़नी है। तो कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड पावर जनरेटर। तो देखिए पहली बात तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हवा से अगर ऊर्जा बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें वह उसके ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं। हवा की प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के कारण पवन फार्म जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। मतलब पवन ऊर्जा से चलने वाले जो फार्म बनाए जाते हैं, फार्म का मतलब हो गया जो पूरा एक सेटअप बना रखा है आपने। जैसे मान लिया एक पवन चक्की तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो फिर 100-150 पवन चक्की लगाएंगे, तो वो पवन फार्म उसको बोला जाता है, विंड फार्म्स बोला जाता है। एक पवन फार्म के लिए क्षमता गुणांक हवा की उपलब्धता, टरबाइन का वह क्षेत्र और जनरेटर के आकार से निर्धारित होता है। कितना हवा उपलब्ध है और ये सब बाकी चीज़ें, ये सब उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं और इस वजह से क्षमता गुणांक जो है वो बदलता रहता है इसका। सौर ऊर्जा पृथ्वी के दैनिक जीवन, अच्छा ये तो सौर ऊर्जा की बात हो गई। ये सौर ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे कि सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी के दैनिक घूर्णन, मौसमी परिवर्तन और क्लाउड कवर के कारण भी परिवर्तनशील है। मतलब सौर ऊर्जा जनरेटर की जब बात आएगी तो वो किस पे डिपेंड कर सकता है। घूर्णन, घूर्णन की वजह से दिन रात वगैरह होंगे। मौसमी परिवर्तन, जाड़ा गर्मी में अलग अलग तरह से आएगा। और क्लाउड कवर, अगर किसी दिन बादल हैं तो उस केस में भी वो थोड़ा बदलेगा। तो पवन ऊर्जा जनरेटर का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, इसको जरा देखते हैं। आइए हम 209.3 मेगावाट की क्षमता वाले पवन ऊर्जा जनरेटर का विचार करें। इसके चालू होने के बाद यानी कि ये जो भी टाइम एक ले लिया है, अब तक जो है वो इतनी ऊर्जा 6416 इतने गीगावाट आर ऊर्जा का उत्पादन हुआ। तो यानी कि औसत वार्षिक उत्पादन जो है प्रतिवर्ष इतना हो गया। इसकी क्षमता गुणक की गणना निम्नानुसार की जाएगी। तो एक साल के लिए आपने जो है वो ले लिया है, तो एक साल में देखिए 875 जनरेट हुई है वास्तव में, और कितनी हो सकती थी, तो 209.3 मेगावाट था। तो उस मेगावाट को जो है वो आप उसी तरह से वाट आवर में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो उसको आपने पूरे एक साल के लिए करा है। तो मेगावाट का मतलब होता है एक सेकंड में, तो आपने 365 पूरा एक साल के ले लेना है, तो 365 डेज इंटू 24 आवर्स ऐसे करके मल्टीप्लाई करके और तब डिवाइड करके आप इसे थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। कोई कैलकुलेशन पेपर में करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा याद रखिएगा कि 47.7% ये निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी क्षमता है उससे लगभग आधे से कम जो है वो बिजली का उत्पादन ये करेगा। तो ये जो क्षमता बताई जाती है फुल लोड पे बताई जाती है कि मतलब मैक्सिमम इसको पूरी हवा बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है, सब कुछ ठीक है, तब ये इतना जो है वो जनरेट करेगा। लेकिन वास्तव में वो कितना कर पाया, वो कम कर पाया। और इसी का रेशियो अगर ले लें कि वास्तव में कितना कर रहा है, टोटल वो कितना कर सकता था, इन्हीं का रेशियो हमारा जो है वो कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। यूनिट इसकी कोई नहीं है, हम वही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए सौर ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणक, ये भी हमारे सिलेबस में है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा के जो फैक्टर्स जो होते हैं वो हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। वो लाइन वास्तव में यहाँ पे आनी चाहिए थी। ये सौर ऊर्जा पृथ्वी के दैनिक घूर्णन, मौसमी परिवर्तन और क्लाउड कवर के कारण परिवर्तनशील है। ये दो लाइनें आपकी जो हैं वो यहाँ पे ना हो करके और नीचे चल करके वो लगभग यहाँ पर आनी चाहिए थी। तो ये थोड़ा सा जो है वो बनाने में इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। तो अब इसमें देखिए उसकी वो दो लाइनें लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आइए हम 290 मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा जनरेटर का विचार करें। इसके चालू होने के बाद से इसकी औसत वार्षिक उत्पादन 740 गीगावाट आवर पर वर्ष है। इसके क्षमता गुणांक की गणना कैसे करेंगे, तो वो देखिए क्षमता गुणांक की गणना निम्न अनुसार की जाएगी। जितना ये प्रोड्यूस हुआ और पर डे, तो उसको आप पूरा ये इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और इज इक्वल टू ये 0.291 यानी कि 29.1% लगभग आया। तो इस तरह से जो है ये इस बीच में इसके आसपास 29% के आसपास जो है इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर हम जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रोलिक प्लांट की बात करें
तो इसकी जो प्रतिशत मात्रा यानी कि क्षमता गुणक लगभग 40% होता है। चूंकि ये सिलेबस में नहीं है इसलिए इनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। और अगर कोयला संयंत्र है हमारे पास तो इसकी जो है वो 70%, देखिए इससे ज़्यादा एनर्जी इससे निकलती है, क्योंकि ये कोयला सॉलिड बिल्कुल एनर्जी एकदम से देता है। परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट जो है आप देखिए 90% इसकी जो है वो क्षमता गुणांक है, यानी कि जितना कह दिया तो वो उतना मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा फैक्टर्स इसको अफेक्ट नहीं करते हैं। सूरज के केस में यह है कि बादल हो गया, ये हो गया, वो हो गया दुनिया भर का, लेकिन अगर हम परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट ले रहे हैं और उसमें हम यूरेनियम का यूज कर रहे हैं तो वो तो फिर पूरा पूरा देगा ही देगा एनर्जी। गैस टरबाइन की अगर हम बात करें तो इसकी प्रतिशत मात्रा 38% होती है। तो ये आपके जो है वो इस तरह से आप अगर ध्यान दें तो ये आपके हो जाते हैं आपके डिफरेंट भिन्न भिन्न जो हमारे एनर्जी प्रोड्यूसर हैं जिनसे एनर्जी प्राप्त की जाती है उनके क्षमता गुणक ये हो जाते हैं आपके कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा ये आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने इस वीडियो में क्षमता गुणांक के बारे में डिटेल में देखा, कैपेसिटी फैक्टर, और स्पेशली हमने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के जो संयंत्र होते हैं इनका कैपेसिटी फैक्टर कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को भी डिटेल में देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और नोट्स जैसे मैंने बता दिया पीडीएफ फॉर्म में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उन बातों का सुधार अगले वीडियो में कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कोर्सेज और बाकी सारी जानकारियां, लेटेस्ट न्यूज़ जो हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।